तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि डोंग डोंग वापस आ चुका था, मगर अचानक वो कहीं से एनर्जी अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता उसे एवोल्यूशन की तरफ लेकर जा रही होती है। और देखते ही देखते उसकी बॉडी काफी ज्यादा इवॉल्व हो जाती है और वो बिल्कुल गोल्डन कलर का बन जाता है। और उसके साथ साथ वो 5th रैंकिंग से डायरेक्टली 6th रैंकिंग में चला जाता है। जिसके बाद एल्डर वू यांग कहता है कि ये एक लेजेंडरी ड्रैगन है, इसे हर ब्रेक थ्रू के बाद एक ट्रिबुलेशन को फेस करना पड़ता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये बेबी ड्रैगन इतनी कम एज में इस रैंकिंग को अचीव करके ट्रिबुलेशन को फेस करेगा। जब डोंग डोंग वहां पर नीचे आता है तो योंगफे उसके लिए बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि जब तुम्हारी ट्रिबुलेशन खत्म होगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना खिलाऊंगा। इतना कहने की ही देर थी कि फिर वहां पर बहुत ज्यादा क्लाउड्स आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो सारे ही लोग डर गए थे कि पता नहीं यहाँ पर क्या होने वाला है। फिर देखते ही देखते वहां पर अचानक से एक आई अपीयर हो जाती है, जिसे देखकर वहां पे मौजूद लोगों में एक अजीब सी बेचैनी आ जाती है। और एल्डर वू यांग कहता है कि ये तो एक डिमोनिक आई है जो कि डेथ अबेस से आ रही है। मगर चेंशी कहती है कि ब्रदर, क्या ये एनर्जी यहाँ पर इस ड्रैगन के लिए आई है? तो एल्डर वू यांग उसे बताता है कि हाँ, ऐसा ही है। असल में इस ड्रैगन की निर्वाणा एनर्जी की वजह से डेथ अबेस इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है। और यहाँ पर योंगफे उस ड्रैगन से कहता है कि हो सकता है कि ये ट्रिबुलेशन बहुत जल्द तुम पे अटैक करे, मगर तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हें जल्द से रिकवर कर लूंगा। इतना कहने की ही देर थी कि वो आए अपने आसपास बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठी करना शुरू कर देती है और एक साथ ही जैसे उसकी तरफ रिलीज करती है तो ये देखकर डोंग डोंग और योंगफे भी डर जाते हैं। और डोंग डोंग उसे रोकने के लिए अपने मुंह से बहुत ही ज्यादा एनर्जी इकट्ठी करते हुए उसे उस एनर्जी अटैक की तरफ रिलीज करता है तो दोनों ही अटैक एक दूसरे से जाकर टकरा जाते हैं। मगर वो हेवनली अटैक इतना पावरफुल होता है कि डोंग डोंग के अटैक से टकराते ही डोंग डोंग को उठाकर वहां से दूर फेंक देता है और साथ में उसे काफी इंजर्ड भी कर देता है। इस अटैक की वजह से डोंग डोंग की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो दोबारा से लड़ने के काबिल ही नहीं रहता और वहीं पर ही पूरी तरह से ढेर हो जाता है। जिस पर योंगफे कहता है कि अरे नहीं, लगता है कि इसने फर्स्ट अटैक को रोकने के लिए अपनी पूरी पावर को यूज कर दिया है। वो उसकी हेल्प को आगे बढ़ता है तो वहां पर एल्डर वू यांग उसे रोक देता है और कहता है कि तुम ऐसे बीच में मत जाओ, ये एक जेडी पावर है जो कि किसी डीमन या फिर गॉड पावर की तरह होती है। इस पावर को रोकने का तो हमारा कोई भी चांस नहीं बनता। अगर तुमने वहां पर जाकर उसे रोकने की कोशिश की तो फिर तुम अपनी जान गवा बैठोगे। और यहाँ पर वो डिमोनिक आए फिर से एक और पावरफुल प्रेशर एक रिलीज करते हुए डोंग डोंग की हालत को और भी ज्यादा बदतर कर देती है। उसे वहां पर काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, वो पहले ही खड़ा नहीं हो पा रहा था, मगर उस अटैक की वजह से उसकी इंजरीज और भी ज्यादा बढ़ती जा रही होती हैं। ये देखकर उन सब लोगों को डोंग डोंग पर काफी ज्यादा तरस आ रहा था, मगर उनमें से कोई भी उसकी मदद करने को आगे नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि वो लोग जानते थे कि उस एनर्जी से सिर्फ डोंग डोंग ही खुद को खुद बचा सकता है और कोई भी नहीं। बहुत से लोग तो उस एनर्जी को देखकर ही डर के भाग गए थे, मगर वहां पर चेंशी डोंग डोंग को इस हालत में नहीं देख पाती और कहती है कि क्या इसे बचाने का कोई तरीका नहीं। मगर जब वो ऊपर की तरफ देखती है तो ऊपर एक बहुत ही बड़ा हाथ नीचे की तरफ आ रहा होता है। उस हाथ का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है और जैसे ही वो डोंग डोंग पर आकर गिरता है तो अचानक से वहां पर कोई शख्स बीच में आता है और उस हाथ को पीछे धकेल देता है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि योंगफे था, जो कि अपने दोस्त को बचाने के लिए उसके सामने आ गया था, चाहे अब उसके लिए उसे अपनी जान की कुर्बानी ही क्यों न देनी पड़े। मगर वो डोंग डोंग को बचाने के लिए अब उस जेडी पावर से लड़ने को भी तैयार हो गया था। ये देख डोंग डोंग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, मगर योंगफे उससे कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, चाहे ये जेडी पावर कितनी भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें किसी सूरत भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। वहां पे खड़े हुए मास्टर्स वो योंगफे को वहां से निकलने का कहते हैं, मगर योंगफे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह उस जायंट हैंड को रोकने में कामयाब हो जाता है। मगर इसे रोकने में भी उसे अपनी काफी ज्यादा पावर को कंज्यूम करना पड़ गया था। और वो जेडी आए जब ये देखती है तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो पहले के मुकाबले में ज्यादा बड़ा अटैक करने के लिए और भी ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू कर देती है। मगर यहाँ पर बाकी एल्डर्स भी डोंग डोंग की मदद करने के लिए वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम एक रॉयल कमांडर होकर इसकी मदद करने वाले हो तो फिर हम भी तुम्हारे साथ हैं। और एल्डर जेंग भी कहता है कि एल्डर वू यांग, लगता है कि शायद तुम्हें यहाँ से हट जाना चाहिए। मगर एल्डर वू यानमिंग कहता है कि ये डीमन काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए जरा भी डिस्ट्रैक्ट मत होना।
मगर यहाँ पर योंग फाई कहता है कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जैसे ये 10,000 साल पहले वाली इमोर्टल फैंटेसी पावर है। पर वहां पे मौजूद एक एल्डर कहता है ये अटैक आने वाला है। ये कहने की ही देर थी कि वो जाइंट आए फिर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज करती है जो कि सीधा उन लोगों की तरफ आ रही होती है। ये देखते ही वो सारे लोग फिर उस एनर्जी को रोकने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर बना देते हैं। मगर यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो तीनों के तीनों एल्डर्स एक साथ मिलकर भी उस अटैक को नहीं रोक पा रहे थे। यहाँ पर योंग फाई भी उन लोगों की हेल्प करने को पूरा जोर लगा रहा था मगर कोई फायदा नहीं हो रहा था। देखते ही देखते वो तीनों के तीनों एल्डर्स उस एनर्जी अटैक से टकराते ही वहां से दूर जा गिरते हैं और फिर सारा का सारा प्रेशर अब योंग फाई के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से उसे अब अपना पूरा जोर लगाना पड़ रहा था और साथ में उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। ये देखकर वो ड्रैगन समझ जाता है कि योंग फाई अब अपनी लिमिट तक पहुंच गया है, इससे आगे वो उसके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। मगर योंग फाई कहता है कि तुम्हें बचाने के लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े मैं जरूर करूंगा। ये कहने के बाद वो दोबारा से अपनी इविल पावर को यूज करना शुरू करता है जिससे उसकी बॉडी में थोड़ी सी और पावर आ जाती है। डोंग डोंग भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि योंग फाई उसके लिए अपनी जान को दांव पे लगा रहा है। मगर अचानक से वहां पर जेड रूई भी अपीयर हो जाती है और योंग फाई को याद आता है कि जेड रूई के अंदर ऐसी पावर है कि वो कितनी भी पावरफुल एनर्जी क्यों ना हो उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। उम्मीद है कि जेड रूई इस उसकी कोई हेल्प कर पाएगी। मगर वहां पे मौजूद एल्डर्स कहते हैं कि बिला वजह अपनी जान को दांव पे मत लगाओ। मगर यहाँ पर योंग फाई हटने वाला नहीं था, वो उस एनर्जी के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया था। उसे याद आता है कि डोंग डोंग ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, उसने यहाँ तक कि अपनी जान को दांव पर लगाकर उसे कई मर्तबा बचाया भी है। वो डोंग डोंग से कहता है कि मैं अगर मर गया तो मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा। ये कहने के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि योंग फाई उस एनर्जी प्रेशर की वजह से वहां से जैसे ही पीछे गिरने वाला होता है तो वहां पर डोंग डोंग आगे बढ़ जाता है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो योंग फाई को पीछे छोड़कर आगे की तरफ जाते हुए उस एनर्जी से जाकर जोर से टकरा जाता है, जिसके बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। डोंग डोंग वहां पर जमीन पर एक जगह बहुत ही बुरी हालत में पड़ा हुआ होता है। ये देखते ही योंग फाई भागते हुए फिर डोंग डोंग की तरफ जाता है। वहां पर डोंग डोंग बिल्कुल बेहोशी की हालत में होता है और बहुत ज्यादा खून भी बह गया था, जिसकी वजह से योंग फाई को लगा कि शायद अब ये मर चुका होगा। उसे फौरन से डोंग डोंग की मेमोरीज याद आने लगती हैं। जब वो उसके साथ ट्रेवल किया करता था तो वो उसके साथ बहुत ज्यादा मजाक मस्ती करता था और उसके साथ उसे हर काम में आसानी हो जाती थी। वो उसे अपने दोस्त की तरह ट्रीट किया करता था जैसे कि वो उसका कोई ह्यूमन फ्रेंड हो। उसने डोंग डोंग को कभी भी किसी ड्रैगन की तरह ट्रीट नहीं किया जैसे कि बाकी लोग करते हैं। यहाँ पर डोंग डोंग हल्की सी मुंह से आवाज निकालता है और योंग फाई का नाम पुकारता है। योंग फाई उसके बिल्कुल बराबर में ही बैठा था। वो कहता है कि डोंग तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई अच्छा सा एलेक्सियर ढूंढ लूंगा जिसके साथ मैं तुम्हें जल्दी हील कर दूंगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें चिकन रोस्ट भी खिलाऊंगा जिसका मैंने तुमसे वादा किया था। तो फिर डोंग डोंग हल्की सी आवाज में कहता है कि तुमने वादा किया था, अपना वादा जरूर निभाना, मैं तुमसे ये ट्रीट हर हाल में लूंगा। मगर यहाँ पर वो डिमोनिक आए अचानक से डिसअपियर हो जाती है और दूसरी तरफ वो सारे ही लोग वहां पर योंग फाई और डोंग डोंग को इस हाल में देखकर काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और सिस्टर डोंग फेंग उसकी मदद करने को आगे जाती है तो वहां पर सीनियर लान फेंग उसे रोक देता है और कहता है कि उसे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने दो। और यहाँ पर योंग फाई और चेनशी दोनों ही डोंग डोंग के सिर के साथ अपना सिर मिलाकर रो रहे होते हैं। इतने में डोंग डोंग की एनर्जी वो चेनशी की एनर्जी के साथ मर्ज होना शुरू होती है और देखते ही देखते वो उसकी पूरी बॉडी ही एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, जिस पर चेनशी और योंग फाई और यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग थे वो सारे ही चौंक जाते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। उन लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि डोंग डोंग अब क्या करना चाहता है। मगर देखते ही देखते डोंग डोंग पूरी तरह से एक एनर्जी बॉल में कन्वर्ट हो जाता है और वो एनर्जी बॉल यहाँ वहाँ घूमते हुए सीधा चेनशी की बॉडी में चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ में एक ड्रैगन मार्क भी आ जाता है। ये देखकर वहां पे मौजूद लोग हैरान हो जाते हैं कि ये तो एक लेजेंडरी डिवाइन ड्रैगन प्रोटेक्शन टेक्निक है जिसके जरिए ड्रैगन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी ह्यूमन बॉडी का इस्तेमाल करते हैं। और एल्डर वू यानमिंग कहता है कि इस ड्रैगन की सोल जिस दिन पूरी तरह से ठीक हो जाएगी वो खुद ब खुद ही इस लड़की की बॉडी से बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर चेनशी भी कहती है कि ब्रदर क्या वाकई में डोंग डोंग मेरे इस हाथ में सो रहा है। तो योंग फाई कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सच है, वो इस वक्त तुम्हारी बॉडी में है, जब वो ठीक हो जाएगा तो वो हमारे पास वापस आ जाएगा। मगर वो फिर दिल ही दिल में कहता है कि मुझे अब
डोंग डोंग के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अब एक सेफ जगह पर है। मुझे अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। चेंशी को किसी सेफ जगह पर पहुंचाना है ताकि फ्यूचर में से कोई भी खतरा ना हो। मुझे अब डेटाबेस जाना ही होगा, वहां पर मुझे बहुत सारी सच्चाई के बारे में पता चल सकता है। हो सकता है कि 10,000 साल पहले के सवालों का जवाब मुझे आज मिल सके। इसके लिए मुझे चेंशी को यहाँ पर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि अगर इसे कुछ हो जाता है तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो उन तीनों डीन से कहता है कि मुझे आप लोगों से एक फेवर चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज मेरी खातिर चेंशी का ख्याल रखिएगा जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। मैं इसे आपके हवाले करके जा रहा हूँ। जिस पर वो डीन्स कहते हैं कि बेफिक्र हो जाओ, हम लोग इसे अपने ग्रैंड डॉटर की तरह ही पालेंगे। इतने में फिर वहां पर एक डिसाइपल आता है और वो आते साथ ही डीन से कहता है कि मास्टर्स अपीयर हो गए हैं, आप लोग प्लीज जल्दी आइए। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शेनलान एकेडमी में सारे ही लोग वहां पर अब कुछ मास्टर्स का इंतजार कर रहे थे जो कि वहां पर आने वाले थे। देखते ही देखते उन लोगों को वहां पर कुछ अजीब तरह की एनर्जी दिखाई देती है जो कि ऐसा लग रहा था कि किसी को वहां पर बाहर ले आने वाली है। और देखते ही देखते वहां पर अचानक एक मैजिकल एनर्जी अपीयर होती है जिससे एक लड़की बाहर निकल आती है। उस लड़की के हाथ में एक मैजिकल रेलिक भी होता है। उसे देखकर सीनियर डोंग फेंग काफी खुश होती है और वो कहती है कि इसके मैजिक स्किल सच में बहुत ही लाजवाब होंगे। इसका नाम एलिस है और ये फैंटम मैजिक सेक्ट की स्टूडेंट है। वो वहां पर आते ही तीनों ही डीन्स के सामने अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए उन लोगों के आगे झुक जाती है और योंग फाई उस पर काफी हैरान होता है कि इतनी यंग एज में ये 4th लेवल की मैजिशियन है। मगर फिर वहां पर एक तेज हवा का झोंका आता है और हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन उन लोगों के ऊपर से होते हुए सीधा एक बड़े से मैदान में जाकर नीचे उतरता है। उस ड्रैगन के ऊपर असल में 2 वॉरियर होते हैं जो कि फौरन से नीचे उतर आते हैं और एक वॉरियर तो आते हुए हंसते हुए योंग फाई की तरफ देखता है और कहता है कि अच्छा तो तुम ही वो रॉयल वॉरियर हो जिसके बारे में हर जगह बातें बताई जा रही हैं और तुम काफी फेमस भी हो चुके हो। मगर अफसोस की बात यह है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। मगर योंग फाई कहता है मुझे ये बताओ कि आखिर तुम लोग कौन हो। तो फिर वहां पे मौजूद एक लड़की आगे आती है और वो कहती है कि इसकी बातों को सीरियस मत लेना, असल में हम लोग गॉड ऑफ वार अकेडमी से आए हैं और ये मेरा यंगर ब्रदर है, इसे हम लोग थोर्न कहते हैं। ये तुम्हें थोड़ा सा अजीब सा लगेगा मगर इसकी बातों को सीरियस मत लेना क्योंकि ये न 3 में है न 13 में। और अचानक से फिर एक बंदा योंग फाई के बिल्कुल पीछे आ जाता है जो कि योंग फाई को बिल्कुल हिला कर रख देता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो पलक झपकते ही वहां से दूरी बना लेता है और कहता है कि तो तुम हो योंग फाई, तुम्हारे तो काफी चर्चे सुने हैं, चलो देखते हैं कि तुम वाकई में इतने पावरफुल हो या नहीं। ये कहने के साथ वो अपनी सोर्ड योंग फाई की तरफ थ्रो करता है तो वो सोर्ड उसके बिल्कुल पास से होकर गुजरती है और योंग फाई कहता है ये इतना फास्ट कैसे है। वो उसकी सोर्ड को पकड़ते ही उसके ऊपर अटैक करता है तो वो वॉरियर अचानक से गायब होकर योंग फाई के पीछे जा पहुंचता है जिस पर योंग फाई अपनी सोर्ड अपने दूसरे हाथ से उसके पीछे से ले जाकर उस पर हमला करता है तो वो वॉरियर सामने से अपनी सोर्ड योंग फाई के गले के पास ले आता है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अटैक करते करते अपना हाथ रोककर वापस से अपनी सोर्ड पीछे हटा देते हैं। उन लोगों की फाइट देखने के बाद लोंगवू कहती है कि तुम्हारा एक्शन काफी ज्यादा क्विक है, चलो क्यों ना मैं भी अपने भाई के साथ मिलकर तुम्हारी पावर को ट्राई करके देखूं। मगर एलिस कहती है कि तुम लोग लाइन में खड़े हो जाओ, मैं पहले आई थी तो मैं ही पहले ट्राई करूंगी। मगर योंग फाई उन लोगों से कहता है कि हम लोगों को उस जेडी पावर को एक्सप्लोर करना है। अगर तुम लोग वाकई में मुझे यहाँ पर ट्राई करना चाहते हो तो फिर ऐसा करो कि तुम सारे ही लोग एक साथ ही आ जाओ। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम लोगों से अलग अलग फाइट कर सकूं। ये कहते ही वो अपनी सोर्ड लेकर अटैक करने के लिए तैयार खड़ा होता है और सारे ही लोग उससे लड़ने के लिए अपनी अपनी सोर्ड्स निकाल लेते हैं। मगर इससे पहले कि कोई अटैक करता अचानक से लोंगवू के सर पे कुछ चीज जाकर लगती है और फिर वहां पर एक और वॉरियर की एंट्री होती है और वो आते साथ ही कहता है कि लगता है कि वेस्टर्न टेरिटरी के लोगों को ये पता नहीं है कि जब किसी से मिलते हैं तो उसके साथ लड़ते नहीं हैं बल्कि उसके साथ दोस्ती करते हैं। देखते ही एक दूसरे के साथ लड़ना तो बिल्कुल बचकानी हरकत है। वो योंग फाई से कहता है कि तुम बताओ क्या मैं सही कह रहा हूँ ना। उसे वहां पर देखकर वहां पे मौजूद लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती हैं और कहती हैं कि ये तो ब्रदर क्यान लोंग है, ये कितना हैंडसम है। तो फिर वहां पर क्यान लोंग फौरन से नीचे उतर आता है और हमें पता चलता है कि क्यान लोंग असल में लोंगवू का भाई है और वो उसे कहता है कि तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो गया है और इस टाइम में तो तुम काफी बड़ी हो चुकी हो। और यहाँ पर योंग फाई उसकी वो चीज जो कि उसने नीचे फेंकी थी वो उसे वापस कर देता है और उससे योंग फाई को कुछ अजीब सी ब्रीथ फील हो रही होती है जिस पर योंग फाई कहता है कि इसकी ब्रीथ से ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में एक टाओरेन को फील किया था।
आखिर उस प्रीवियस टाओ रेन का इसके साथ क्या रिलेशन है। और यहाँ पर क्यान लोंग वो योंगफे से कहता है कि ब्रदर, क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझे हरा सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुमने ईस्टर्न डोंगचू किंगडम की मदद की थी, जिसके बाद से उन्होंने तुम्हें गोल्डन आर्मर वॉरियर बना दिया है। वैसे भी हमारी लोंग फैमिली की तुम्हारे साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है, इसलिए हम लोग अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मगर फिर वहाँ पर अचानक मेंग लियार भी पहुंच जाती है और वो कहती है कि क्या कहा तुमने, दोस्ती और इस लड़के के साथ? किसी का कत्ल करना एक बहुत बड़ा गुनाह है और ऐसे शख्स के साथ तो दोस्ती करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और तुम्हारी लोंग फैमिली आखिर इस तरह के बंदे के साथ दोस्ती कैसे कर सकती है? उसे वहां पर देखकर योंगफाई को भी एक झटका से लगता है और वो कहता है कि ये लड़की यहाँ भी आ गई। मगर दूसरी तरफ से लोंग फैमिली का वो जूनियर ब्रदर फौरन से मेंग लियार के जूनियर के पास जाता है और कहता है कि लिंग जून, तो तुम भी यहाँ पे हो और तुम्हें देखकर तुम्हें बहुत खुश हुआ हूँ। इससे पहले कि वो लिंग यून को टच करता, लिंग यून फौरन से अपना फैन बाहर निकाल लेता है, जिसकी वजह से वो उसे टच नहीं करता, क्योंकि उस फैन में ऐसी पॉइजनस एनर्जी निकल रही होती है कि जिससे उस लड़के को काफी तकलीफ हो सकती है। और यहाँ पर योंगफाई वो मेंग लियार से कह रहा होता है कि तुमने जरूर कोई ना कोई गलत फहमी पाल रखी है, मैं तुमसे यहाँ पर कुछ पूछने के लिए आया हूँ। मगर मेंग लियार यहाँ पर जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो योंगफाई को अचानक से फिर वही मेमोरी याद आती है जिसमें उसने मेंग लियार की आईज देखी थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और सारे ही लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं कि इसे क्या हुआ है। मगर यहाँ पर योंगफाई का शक अब यकीन में बदल जाता है और वो कहता है कि तो वो तुम ही थी, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? ये कहते हुए वो उसके करीब चला जाता है और कहता है कि तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो, आखिर ऐसा हुआ क्या है? तुम तो पहले इस तरह की नहीं थी। मगर मेंग लियार कहती है मैं नहीं जानती तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। और फिर वहाँ पर वो जूनियर लड़का भी कहता है कि लगता है कि शायद आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मगर योंगफाई कहता है क्या मिसअंडरस्टैंडिंग? फिर वहाँ पर मेंग लियार के साथ मौजूद एक मोंक भी आता है और वो कहता है कि क्या तुम दोनों कुछ देर के लिए अपना गुस्सा एक साइड पर रखकर अपने मकसद पर फोकस कर सकते हो, क्योंकि हम लोगों को एक साथ मिलकर ही उस जेडी पावर को एक्सप्लोर करना है। ये सुनकर मेंग लियार कहती है कि शाओलिन टेम्पल एक एंशिएंट टेम्पल है, अगर वो हमारे साथ आना चाहता है तो मैं उसे रिफ्यूज नहीं करूंगी। और वो वहाँ पे मौजूद तीनों डीन्स के पास जाती है और उनसे कहती है कि हमारे मास्टर्स इस वक्त इस जेडी पावर को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर नहीं आ पाए, मगर हमें आप लोगों की इजाजत चाहिए। बस हम लोग यहाँ से जेडी पावर्स को एक्सप्लोर करने के लिए निकलना चाहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो जेडी पावर ज्यादा फैल जाए और फिर से हमारे सेक्ट्स में एविल स्पिरिट्स आना शुरू हो जाएं। और आप लोगों को अपनी फॉर्मेशंस को दोबारा से रिपेयर भी करना होगा, क्योंकि पहले वाली फॉर्मेशन के बावजूद भी आपके सेक्ट में एविल पावर्स आ गई थी। मगर वो मास्टर्स कहते हैं कि ठीक है तुम लोग जा सकते हो, मगर रिबेल को डिस्टर्ब मत करना और रास्ते में तुम्हें योंगफाई उसके बारे में सब कुछ बता देगा। ये बात उस लड़के को काफी अजीब सी लगती है, क्योंकि उसे दोबारा से योंगफाई से बात करनी पड़ेगी। मगर योंगफाई यहाँ पर परेशान होता है कि इस लड़की को हुआ क्या है, ये इतनी बदल क्यों गई है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सारे ही लोग फिर एक साथ मिलकर उस जेडी पावर को एक्सप्लोर करने के लिए अबेस ग्राउंड की तरफ जा रहे होते हैं। मगर यहाँ पर मेंग लियार उन लोगों के साथ जाने के बजाय अपने ही लोटस के साथ उड़ते हुए वहां से आगे जा रही होती है। वो वहां पर योंगफाई के साथ बैठना भी पसंद नहीं कर रही थी। मगर लिंग जून उस ड्रैगन को छोड़कर फौरन से मेंग लियार के पास आ जाता है और कहता है कि मैंने बहुत पहले से ही तुम्हारा नाम सुन रखा है, आज तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और तुमसे मिलना सच में एक ऑनर की बात है। अगर तुम्हारे पास कभी टाइम हो तो फिर तुम मुझसे मिलने के लिए मेरी लिंग फैमिली में आ सकती हो। मगर यहाँ पर मेंग लियार कहती है कि तुम्हारी लिन फैमिली ने जीनियस मास्टर्स को प्रोड्यूस किया है। आज से 100 साल पहले हमारे एक मास्टर ने एक वॉइड को ब्रेक थ्रू किया था और तुम्हारी फैमिली इसके बारे में सब कुछ जानती है। अगर हम लोग लिन फैमिली के साथ अपनी दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं तो इससे बेहतर हमारे लिए और क्या होगा। सच में लिन फैमिली की दोस्ती हमारे लिए एक ब्लेसिंग बन जाएगी। ये कहकर वो लोग हंसना शुरू करते हैं और यहाँ पर सीनियर क्यान लोंग वो योंगफाई से कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें जेलसी हो रही है? तो योंगफाई कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर फिर वो दिल ही दिल में कहने लगता है कि आखिर क्यों मेंग लियार को इस तरह देखकर मुझे अजीब सा क्यों फील हो रहा है, जैसे कि मेंग लियार का उस लड़के के साथ रुकना ठीक नहीं है। मगर इस लड़की को देखकर मुझे बार बार टेन टाई शुआन की याद क्यों आती है? क्या ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं टेन टाई शुआन को लेकर काफी ज्यादा सीरियस था? फिर ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी फैमिली स्किल्स वो अभी भी
मुझे इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। मेरी बॉडी में मौजूद किलिंग इंटेंशंस वो काफी तेजी के साथ बढ़ती जा रही हैं। और फिर जब वो लोग उस वॉइड के करीब पहुंच जाते हैं तो वहां पे मौजूद एक बंदा कहता है कि हम लोग बिल्कुल करीब आ पहुंचे हैं। और जैसे ही फिर वो लोग उस पोर्टल के करीब पहुंचते हैं तो वहां पर तेज हवा के झोंके आना शुरू हो जाते हैं, जिससे वो ड्रैगन आगे नहीं जा पा रहा था। ये देखते ही वो लोग कहते हैं कि हमें इस ड्रैगन को यहीं पर ही उतारना होगा, आगे के रास्ते से हमें पैदल जाना होगा। जैसे ही वो लोग फिर वहां पर उस ड्रैगन को एक जगह नीचे उतारते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं तो वहां पे मौजूद एक सीनियर को एक छोटी सी हड्डी दिखाई देती है। उसे देखकर वो लोग थोड़ा सा डर गए थे। उन्हें पता चल जाता है कि आगे जरूर खतरा है। वो सब के सब लोग फिर योंगफाई की तरफ देख रहे होते हैं, जिस पर योंगफाई कहता है कि तुम लोग मेरी तरफ इतने अजीब नजरों से क्यों देख रहे हो? मैं भी तुम्हारी तरह पहली मर्तबा यहाँ पर आया हूँ। मगर मेंगलियार कहती है कि हम लोग यहाँ पर अलग अलग सेक्ट से इंक्वायरी करने के लिए आए हैं, ताकि हमें यहाँ पे मौजूद सिचुएशन के बारे में पता चल सके। हमें अगर इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से करनी है तो हमें दो दो लोगों के ग्रुप बनाने होंगे, ताकि हम लोग एक दूसरे को खतरों से बचा भी सके और अच्छी तरह एक्सप्लोर भी कर सके। अगर आगे वाले लोगों को कुछ भी हो जाता है तो पीछे वाले लोग फौरन से पीछे हट जाना और खतरे के बारे में जाकर सेक्ट को बता देना। ये बात योंगफाई को काफी अजीब लगती है और वो कहता है कि जरूर इस लड़की को आगे के खतरे के बारे में कुछ मालूम है। अगर वाकई में ये भी अपनी टेन टाइशुआन मास्टर की तरह ही है तो फिर ये भी उसी की तरह ही धोखेबाज होगी। जिसके बाद योंगफाई कहता है कि ये सजेशन काफी अच्छी है, क्यों ना मैं ही सबसे आगे जाऊं। और वो मेंगलियार से कहता है कि क्यों ना तुम भी मेरे साथ आगे आगे चलो। वैसे भी तुम्हारे पास अपना एक टाओ लोटस फ्लावर भी है, जिससे तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हो। वैसे भी अगर किसी खतरे की आहट भी आई तो हम लोग जल्दी से पीछे हट जाएंगे। ये बात सुनकर मेंगलियार को थोड़ा सा अजीब सा फील होता है। उसे लगा कि शायद यहाँ पर योंगफाई कोई चालाकी कर रहा है। वो सब लोगों से कहती है कि ठीक है तो फिर ऐसा ही करते हैं। मगर वो लोग कहते हैं कि नहीं, ड्रीम फेरी को आगे नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई हमला कर देता है तो फिर यहाँ पर सिर्फ ये लड़की ही है जो कि सबसे पहले सेक्ट तक मैसेज पहुंचा सकती है, इसलिए हम लोगों को ग्रुप बनाकर ही आगे बढ़ना चाहिए। मगर ब्रदर क्यान कहता है कि तुम लोग आपस में लड़ना बंद करो, मैं वैसे भी ब्रदर योंगफाई के साथ ही आगे जाना चाहता हूँ। मगर वहां पे मौजूद एलिस उन लोगों से कहती है कि अगर हम लोग एक साथ ग्रुप बनाएंगे तो हो सकता है कि इस तरह हमारे सेक्ट की बेइज्जती हो, पर यहाँ पर बात हमारी जिंदगी की है तो फिर मैं पहले ही फर्स्ट ग्रुप में रहना चाहूंगी और मैं भी सब लोगों को लीड करना चाहती हूँ। फिर वहाँ पे मौजूद लोंग फैमिली का वो थर्ड जूनियर वो कहता है कि ब्रदर लिंग जून, क्यों ना मैं तुम्हारे साथ चलूं, प्लीज मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर दो। मगर मेंगलिया कहती है कि मैं योंगफाई के साथ आगे जाऊंगी और बाकी सारे लोग हमारे पीछे आओ। अगर हम लोगों पर कोई भी हमला होता है तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग वहाँ पर चुपचाप खड़े नहीं रहोगे। ये बात लिंग जून मान जाता है और कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इतना कहने के बाद फिर योंगफाई और मेंगलियार दोनों ही आगे आगे जाते हैं और बाकी सारे लोग पीछे पीछे सीधा उस जेडी पावर को एक्सप्लोर करने निकल जाते हैं। मगर एक जगह योंगफाई वो उस लड़की से कहता है कि ड्रीम फेरी अब बताओ, क्या तुम मुझे यहाँ पर लाकर मारना चाहती हो? मगर वो लड़की कहती है कि मेरी बॉडी में मौजूद कर्मा वो मुझ पर हावी हो रहा है, मैं खुद से लड़ रही हूँ, इसलिए मुझे इस वक्त तुम्हें कोई भी रीजन देने की जरूरत नहीं है। बस मैं उम्मीद करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं तुम पर हमला करूँ तो नेक्स्ट टाइम तुम मेरी सोर्ड के सामने बिल्कुल भी मत आना। मगर योंगफाई कहता है कि ये लड़की अब भी बहाने कर रही है। मगर वहाँ पर लिंग जून को एक स्टोन दिखाई देता है जिस पर कुछ लिखा हुआ था, जिससे ही वो हैरान हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब है कि वो अब भी यहीं पर ही है। उसे वहां पर देखते ही वो लोग जैसे वहां से भागने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले मेंगलियार अपने लोटस के जरिए भागती है, मगर वो भी वहीं पे ही फंस जाती है और देखते ही देखते पोर्टल के अंदर से आने वाली एनर्जी उन सब लोगों को पकड़कर अपने अंदर खींच लेती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है। 只要来到此地，都要按规矩办事。虚天幻境，开！唯心如磐石，情不能动，方可静如磐石。10年后，内门中将选出圣女，封印邪祖。师父，孟可儿，为什么你还是记不住教训？